हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी। मैं अरुणा चौधरी एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करना चाहूँगी आपके अपने चैनल एपी टीचिंग क्लासेस पर। तो अभी तक आपने जितने भी टॉपिक यहाँ पर देखे हैं, कवर किए हैं, आई होप आपको कोई डाउट उसमें नहीं रहा होगा। आज हम शैक्षिक मनोविज्ञान की कहे तो सीडीपी की जो रीढ़ की हड्डी टॉपिक माना जाता है, जीन पियाजे, जिसके बारे में आपने अनेकों बार पढ़ा होगा। और ये इतना इम्पोर्टेंट है टॉपिक जिसमें आपके सीटेट में 2 नहीं 3 नहीं कई बार आपके 4 भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। और उसी के साथ साथ में आपकी हिंदी पैडागोजी हो या फिर आपकी इंग्लिश पैडागोजी हो या फिर आपने जो भी लैंग्वेज ली हो सेकंड, उसमें आपके इसमें से संबंधित क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो ये टॉपिक आपके कम से कम 4 से 5 या फिर 6 नंबर यहाँ पर जो है पक्के करता है। तो ज़रूरी है कि इसकी समझ को आप बेहद अच्छे से बनाएं, इस टॉपिक को बेहद अच्छे से समझें। तो स्टार्ट करते हैं जीन पियाजे की थ्योरी, जिसका नाम है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, यानी कि जिसे हम कहते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट। अभी तक हमने एक बच्चे के बारे में पढ़ा है। एक बच्चे के जीवन का निर्माण में जितना उसकी हेरिडिटी यानी कि आनुवंशिकता का योगदान है, उतना ही उसके परिवेश यानी कि उसके इन्वायरमेंट का योगदान है। ठीक है, हम उसके अभी तक के विकास को, वृद्धि को, सबको हम पढ़ चुके हैं। विकास उसका विकास किन सिद्धांतों को फॉलो करके होता है, किस सिद्धांतों के आधार पर होता है, ये भी हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो आज हमें समझना है कि जैसे एक बच्चा है तो उसके सिर्फ एक पक्ष नहीं, कई सारे पक्ष होते हैं, जिसमें हमने समझा था कि उसका एक शारीरिक पक्ष भी होता है जो उसके शरीर से संबंधित होता है। एक उसका संवेगात्मक पक्ष होता है जिसमें बच्चे को हम इमोशंस कंट्रोल करना, रोना, हंसना, गुस्सा करना, प्यार दिखाना, ये सब उसमें जो है सिखाया जाता है। एक नैतिक पक्ष होता है जिसमें अच्छी आदतें, बुरी आदतें, अच्छे गुण, बुरे गुणों के अंतर के बारे में बताया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जीन पियाजे, जो कि स्विट्जरलैंड के एक कह सकते हैं कि जूलॉजी के एक प्रोफेसर थे। जीन पियाजे जूलॉजी के प्रोफेसर रहे हैं, जिन्होंने अपने ही बच्चों पर, अपने आस पड़ोस के बच्चों पर एक स्टडी की। हम यहाँ पर सिर्फ कहानी के माध्यम से नहीं समझेंगे, आगे मतलब क्वेश्चन भी है, थ्योरी भी है, सब कुछ भी है, लेकिन मैं अपना आपका जो है माइंड तैयार करूँ। तो उन्होंने अपने ही बच्चों पर प्रयोग किया, और वो उन्होंने किसी शारीरिक पक्ष पर प्रयोग नहीं किया, नैतिक पक्ष पर प्रयोग नहीं किया। जब नैतिक पक्ष की बात आती है तो कोहलबर्ग की बारी आती है, जब सामाजिक पक्ष की बात आती है तो वाइगोत्स्की की बारी आती है। लेकिन जब मानसिक पक्ष की बात आए, संज्ञानात्मक पक्ष की बात आए, बच्चे का मानसिक विकास कैसे होता है, जब इसकी बात आए तो हमें जरूरी हो जाता है जीन पियाजे को पढ़ना। तो हम वही पढ़ेंगे आज, बच्चे का मानसिक विकास कैसे होता है, जिसे हम मनोविज्ञान की भाषा में संज्ञानात्मक विकास कहते हैं। ठीक है, तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी को हम यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं, जिसको हम कई पार्ट में पढ़ेंगे क्योंकि लेंदी है। एक बार में पढ़ने से ये कवर नहीं होता, ना ही समझ में आता है, चीज़ें छूट जाती है, तो उसमें क्या ही फायदा है। तो अच्छे से पढ़ेंगे, क्वेश्चनों के साथ में हम जो है इसको डिस्कस करेंगे। तो वेलकम है आप सभी का, पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को कर लेंगे सब्सक्राइब। ये है आपके सामने जीन पियाजे। ठीक है, और चूंकि ये इम्पोर्टेंट सिद्धांत है सभी के सभी, ठीक, इनको हम सिक्वेंसली यहाँ पर कवर करेंगे। जीन पियाजे है, कोहलबर्ग है, लेवाइगोत्स्की है। ठीक है, तो ये शिक्षा मनोविज्ञान के, बाल मनोविज्ञान के इम्पोर्टेंट सिद्धांत है। तो आज हम स्पेशली डिस्कस करने जा रहे हैं किसको, जीन पियाजे को। ठीक है, जिसकी पिक्चर आपके सामने है, तो कोरिलेट करने के लिए अब हम आगे मूव करते हैं। चलिए, जीन पियाजे 1890 से 1980 इनका ये पीरियड रहा है। ठीक है, तो स्विट्जरलैंड के एक प्रमुख मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने प्रमुख संज्ञानात्मक विकास का यानी कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट का सिद्धांत दिया। डायरेक्ट आपके सीटेट में तो नहीं, लेकिन आपके अदर टेट में क्वेश्चन, यानी कि विकास की 4 अवस्थाओं के बारे में किसने बताया है, या फिर 4 अवस्थाओं का सिद्धांत किसने दिया है। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं। तो ये तो हुआ बेसिक, अब चलते हैं एडवांस की तरफ। ठीक, चलिए, तो अब संज्ञान को समझते हैं। क्योंकि हम संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को पढ़ रहे हैं, तो संज्ञानात्मक में जो संज्ञान शब्द आया है, अपने आप में उसके क्या अभिप्राय है।
ठीक है। तो संज्ञान का मतलब यहाँ पर मैं आपको बता चुकी हूँ। संज्ञान का मतलब यहाँ पर है एक तरह से मस्तिष्क, और मस्तिष्क में अपने कुछ कार्य होते हैं, जिन कार्यों के समूह को हम संज्ञान कह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जब हम मस्तिष्क के विकास की बात कर रहे हैं तो पहले मस्तिष्क के कार्यों को समझना पड़ेगा कि मस्तिष्क अपने आप में किस तरीके से कौन कौन से कार्य करता है। ठीक, तो यहाँ पर मनोविज्ञान की भाषा में हम इसको संज्ञान समझेंगे। ठीक है, तो संज्ञान में वो कौन कौन से अनिवार्य तत्व होते हैं। बेसिकली अगर हम संज्ञान की बात करें तो जिसमें संवेदन आएगा, यानी कि अगर आपको चोट लगती है, आप धूप में जाते हैं, आपको कोई चींटी काट जाती है, तो आप सेंसिटिव जो है रेस्पॉन्स करते हैं उसके प्रति। ठीक है, प्रत्यक्षण, परसेप्शन, जिसे हम कहते हैं कि बच्चा कोई भी चीज़ सीखता है, समझता है, तो उसे परसेप्चुलाइजेशन करता है, उसको प्रत्यक्ष रूप से उसके बारे में ऑब्जर्वेशन करता है। ठीक है, जिसको हम प्रत्यक्षण कहेंगे। और वो किसके माध्यम से आप करते हो? अपने मस्तिष्क के माध्यम से करते हो। ठीक है, प्रतिमा, कल्पना, आप बहुत सी चीज़ें जो है, चीज़ों को जो सीखते हैं वो प्रतिमा के, कल्पना के माध्यम से चीज़ों को सीखते हैं, इमेज के माध्यम से चीज़ों को सीखते हैं। ठीक है, परधारणा, कॉन्सेप्शन, कोई भी चीज़ है अपने आप में कॉन्सेप्चुअल होती है, जिसको हम एक प्रॉपर, जैसे कोई भी सब्जेक्ट है उसका कंप्लीट कॉन्सेप्ट आधारित होता है। ठीक है, तो जब तक बच्चे के दिमाग में कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते हैं, तो क्लियरिटी नहीं होती है, तो उसके मस्तिष्क का जो विकास है, हम पूरी तरह नहीं कह सकते हैं कि हम सुचारू रूप से बच्चे का मस्तिष्क का विकास हो पाएगा। आगे है यहाँ पर समस्या समाधान। समस्या समाधान भी एक अनिवार्य तत्व है और एक अनिवार्य कार्य है मस्तिष्क का, संज्ञान का। समस्या समाधान, हम अपने जितने भी प्रॉब्लम सॉल्विंग जो मैटर है, जितने भी प्रॉब्लम सॉल्विंग मतलब चीज़ें हम करते हैं, तो किसके माध्यम से करते हैं? अपने दिमाग के माध्यम से करते हैं, मस्तिष्क के माध्यम से करते हैं। ठीक है, योजना बनाना भी उसमें एक आ जाएगा, प्लानिंग करना, योजना बनाना। उसमें आप दिल का सहारा थोड़ी ना लेते हो, अपने दिमाग का सहारा लेते हो। ठीक है, चिंतन करना, चिंतन आप किससे करते हो? मस्तिष्क से करते हो, यानी कि संज्ञान। ठीक है, तर्कना, रीजनिंग, रीजनिंग भी इसमें एक तर्क है, मतलब तत्व है। ठीक है, एक कार्य है आपके मस्तिष्क का, जिसमें अभी तक आपने जितनी भी ये मानसिक क्रियाएं देखी है, ये सभी के सभी हम कहेंगे कि ये किसके अनिवार्य तत्व है, या फिर किसके कार्य? संज्ञान, कॉग्निशन, जिसे एक रूप में आप मस्तिष्क बोल सकते हो। इसी में समीक्षा करना भी आ जाएगा। आप किसी भी चीज़ की समीक्षा करते हैं, जैसे कि अगर हम कोर्ट की बात करें तो वो कानूनों की समीक्षा करता है, देखता है, पढ़ता है, उसे समझता है, तो किस माध्यम से? संज्ञान के माध्यम से, अपने मस्तिष्क के माध्यम से। ठीक है, आई होप आप इतना तो समझ गए होंगे कि बेसिकली संज्ञान के ये अनिवार्य तत्व है। यहाँ से इस तरीके से क्वेश्चन आता है, इसका मीनिंग आपसे नहीं पूछा जाएगा, आपसे पूछा जाएगा निम्नलिखित में से ये किसके कार्य है, या फिर जो है इसमें से निम्नलिखित में से ये किसके अंतर्गत आने वाले तत्व है। ठीक है, तो ये किस में समाहित होते हैं? ये सभी मानसिक जो क्रियाएं हैं, इन सबको मानसिक क्रिया ही तो आप कहोगे। भाई तर्कना करना, चिंतन करना, योजना बनाना, समीक्षा करना, ये सब क्या है? ये मानसिक क्रियाएं ही तो है, मेंटल प्रोसेस, या फिर उसको एक्टिविटी हम कहेंगे, तो इसका सम्मिलित रूप संज्ञान होता है। ठीक है, अब इसका एक क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे, समझ लेते हैं क्वेश्चन के माध्यम से। ये आया हुआ क्वेश्चन है, स्व जागरूकता, यानी कि सेल्फ को अवेयरनेस करना। भाई अपने भले बुरे के बारे में, अच्छे बुरे के बारे में कौन आपको? दिल थोड़ा ही ना बताता है, आपका दिमाग बताता है ये मेरे लिए सही है, ये मेरे लिए गलत है। ठीक है, तो स्व जागरूकता और स्व जागरूकता एवं संज्ञानात्मक क्षमताओं का नियंत्रण। संज्ञानात्मक क्षमताओं का नियंत्रण यानी कि अपने मस्तिष्क से जो आपका जो भी मतलब काम करता है, उन क्षमताओं, जो आपके मस्तिष्क की क्षमताएं हैं, उन सब का नियंत्रण। जैसे योजना बनाना, प्लानिंग करना, जैसे समीक्षा करना, जैसे संशोधन करना, किसी भी चीज़ को मतलब मॉडिफाई करना इत्यादि, किसके अंतर्निहित आते हैं? किसके अंतर्निहित आएंगे? केंद्रीकरण के अंतर्गत आएंगे, या फिर संज्ञान के अंतर्गत आएंगे, या फिर समायोजन के, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अभी आपने पढ़ा है कि जितने भी मस्तिष्क के जितने भी कार्य होते हैं, जितने भी अनिवार्य तत्व होते हैं, वो सब किसके अंतर्निहित आएंगे? तो वो आएंगे जिसे हम कहते हैं संज्ञान, जिसे हम कहेंगे संज्ञान। तो ये तो हुआ सिर्फ यहाँ से संज्ञान के बारे में। अब हम समझते हैं
नेक्स्ट जो इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया है, ठीक है, उसके बारे में। तो अभी तक संज्ञान को आप संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत जो संज्ञान एक अनिवार्य शब्द था उसे आपने समझ लिया है। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो पियाजे ने अपने संज्ञानात्मक विकास के लिए बच्चों का क्या सैद्धांतिक यानी कि साइंटिफिक, क्योंकि वो अपने आप में एक जूलॉजी के प्रोफेसर थे, तो वो दूसरी तरफ वो एक मनोवैज्ञानिक तरीके से उनका स्टडी कर रहे थे। तो एक सैद्धांतिक साइंटिफिक रूप से मतलब उन्होंने जो स्टडी की थी, बच्चों का अध्ययन किया था, पियाजे के अनुसार बच्चों का संज्ञानात्मक विकास उनकी जैविक परिपक्वता यानी कि बायोलॉजिकल मैच्योरिटी पर निर्भर करता है। इसका मीनिंग क्या है? यहाँ पर संज्ञानात्मक विकास यानी कि बच्चे के मस्तिष्क के विकास की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो पियाजे ने बताया है कि बच्चों में जो उनका कॉग्निटिव डेवलपमेंट का लेवल होता है, ठीक है, यानी कि उस कॉग्निटिव डेवलपमेंट में जो मैच्योरिटी आती है वो किस पर निर्भर करती है, यानी कि बच्चा कितना इंटेलिजेंट होगा, उसे कितना ज्ञान है, कितना नहीं है, वो किस पर निर्भर करता है? तो वो करता है जैविक परिपक्वता पर, यानी कि बायोलॉजिकल मैच्योरिटी पर, ठीक है। तो उन्होंने उस चीज़ को बायोलॉजिकल मैच्योरिटी के साथ में यहाँ पर जोड़कर बताया है। अब आगे मूव करते हैं, आगे समझते हैं। जब पियाजे ने पेरिस के बच्चों पर परीक्षण किया तो पाया कि बच्चों के उत्तर बड़ों से गुणात्मक रूप से अलग पाए। यहाँ पर उन्होंने एक स्टडी की थी, उस स्टडी के बाद से उनसे जो है बच्चों से क्वेश्चन पूछे गए। तो मात्रा में अगर बात करें, जैसे फॉर एग्जांपल उन्होंने कोई क्वेश्चन पूछा, तो मात्रा में अगर बात करें, जैसे कि अगर सिंपल बेहद बेसिक क्वेश्चन कि भाई प्रकाश संश्लेषण किस प्रकार से पौधों को भोजन प्रकाश संश्लेषण से किस प्रकार से पौधों को भोजन प्राप्त होता है, ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है। तो इसमें बड़ों ने भी उतने ही शब्दों में उतनी ही मात्रा में उत्तर दिया और छोटों ने भी उतनी ही शब्दों उतनी ही मात्रा में उत्तर दे दिया। तो मात्रात्मक रूप से तो कह सकते हैं कि आंसर समान थे, उत्तर समान थे, लेकिन गुणात्मक रूप से अलग थे। अब गुणात्मक रूप क्या मतलब है? गुणात्मक रूप का मतलब है कि जो बड़े हैं वो तो एक साइंटिफिक आंसर देंगे ना, ऑथेंटिक जो लॉजिकल आंसर देंगे, और जो बच्चे हैं वो अपने लॉजिक लगाएंगे जो इलॉजिकल भी हो सकता है, ठीक है। तो इस वजह से आंसर के गुण में अंतर आ गया। तो यहाँ पर जो इन्होंने स्टडी की, तो यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है, क्योंकि मैं इस पर इतना फोकस इसलिए कर रही हूँ क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है। तो जो बड़ों के आंसर थे, जो बड़ों के उत्तर थे, वो छोटों के उत्तर से अलग थे, और उनके जो बच्चों के जो आंसर थे बड़ों से, वो गुणात्मक रूप में अलग पाए गए। क्योंकि जैसे जैसे बच्चों में जैविक परिपक्वता आती है, वैसे वैसे उनके जो दिमाग में वस्तुओं के जो कॉन्सेप्ट है, जो संप्रत्यय है, उनका निर्माण वो स्वयं ही करते हैं, ठीक है। इस कारण से इस सिद्धांत को, संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को निर्माणवादी यानी कि कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच भी कहा जाता है, ठीक। ये आपको ध्यान रखना है। निर्माणवादी उपागम के प्रतिपादक कौन है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका जो है जीन पियाजे है, ठीक है। बच्चों को अपने स्वयं के भविष्य के निर्माता कौन मानते हैं? अपने संज्ञान के निर्माता कौन मानते हैं? बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं। इनके ये कहना किसका है? तो ये कहना है किसका? जीन पियाजे का, ठीक है। चलिए, संरचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार अधिगम है। यहाँ पर आपको बताना है कि संरचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार, संरचनात्मक दृष्टिकोण हम पढ़ चुके हैं जीन पियाजे के अनुसार। तो संरचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार जो अधिगम है यानी कि लर्निंग है, यानी कि सीखना है, सीखने की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, ठीक है। तो सीखना एक निष्क्रिय एवं व्यक्तिपरक प्रक्रिया है, क्योंकि इन्होंने कहा कि बच्चे जो होते हैं वो खुद ही अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं और उनका अपने आप में एक्टिव होना बेहद ज़रूरी है, सक्रिय होना बेहद ज़रूरी है। और बच्चे जितने ज़्यादा सक्रिय होंगे उतनी ज़्यादा खोजबीन करेंगे, उतना ज़्यादा अन्वेषण करेंगे, ठीक है। और इसी वजह से इन्होंने बच्चों को आगे चलकर जो है नन्हे वैज्ञानिक भी कह दिया है, ठीक। तो यहाँ पर संरचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार जो अधिगम है, जो लर्निंग है, जो सीखना है,
एक निष्क्रिय एवं व्यक्तिपरक प्रक्रिया है, या फिर जानकारी के अर्जन की प्रक्रिया है, या फिर अनुभव के परिणाम के रूप में व्यवहार में एक परिवर्तन होने की प्रक्रिया है, या फिर एक सक्रिय एवं सामाजिक प्रक्रिया। यह आंसर बेहद ही इम्पोर्टेंट है। इससे ये जो हम थ्योरी पढ़ रहे हैं इसमें से इसी तरीके से क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, इसे समझना बेहद जरूरी है। देखिए, संरचनात्मक दृष्टिकोण किसका है? तो जीन पियाजे का है। उन्होंने बच्चों को निष्क्रिय तो नहीं कहा है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। यहीं से जो कीवर्ड आप पकड़ लेंगे वहीं से आपकी थ्योरी क्लियर होती चली जाएगी। ठीक है, तो निष्क्रिय तो नहीं कहा है, तो आपका जो है ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। जानकारी के अर्जन की प्रक्रिया है। जानकारी के अर्जन की प्रक्रिया है, जो जानकारी यहाँ पर जो है मतलब बच्चा एक्वायर करता है, ये उसकी प्रक्रिया है। या फिर अनुभव के परिणाम के रूप में, अनुभव के परिणाम के रूप में व्यवहार में एक परिवर्तन होने की प्रक्रिया है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होगा वैसे वैसे क्या होगा, वो एक्सपीरियंस लेगा। ठीक है, उसके वो अनुभव करेगा चीज़ों को, और अनुभव जैसे ही करेगा उसके बिहेव में चेंज होता चला जाए। ठीक है, तो चेंज होता चला जाएगा। तो ये उसी के प्रोसेस को हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जीन पियाजे कहता है कि बच्चे को खुद मतलब आप तैयार करके मत दो, उसको खुद सीखने दो, पहली बात। दूसरी बात, उसे खुद अनुभव करने दो। जैसे ही वो चीज़ों को अनुभव करेगा, रियलाइज करेगा, एक्सपीरियंस करेगा, तो उसके बिहेव में आपको चेंज देखने को मिलेगा। ठीक है, और एक सक्रिय एवं सामाजिक प्रक्रिया है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आंसर आपका आ जाएगा कि संरचनात्मक दृष्टिकोण ये कहता है कि बच्चा जो है अपने अनुभव के परिणाम के रूप में व्यवहार में एक परिवर्तन होने की प्रक्रिया जो है अधिगम है, लर्निंग है। ठीक है, सीखना जिसे हम कहते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर जो है क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर, बच्चे दुनिया को लेकर अपनी समझ को सक्रिय रूप से निर्मित करते हैं। यह कथन किसने प्रस्तावित किया था? तो जो यहाँ पर जीन पियाजे है, जीन पियाजे मानते हैं कि जो बच्चे हैं दुनिया को लेकर अपनी समझ को सक्रिय रूप से निर्मित करते हैं, वो खुद ही निर्मित करते हैं। तो ये कथन किसका था? तो ये कथन हो जाएगा किसका? थोर्नडाइक, स्किनर, पियाजे या फिर पावलोव में से किसका हो जाएगा? जीन पियाजे का हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। जीन पियाजे के अनुसार बच्चे, जीन पियाजे के अनुसार बच्चे, अब आपको ये बताना है कि यहाँ पर जो जीन पियाजे है उनके विचार के अनुसार ये क्वेश्चन है, तो उसके हिसाब से आपको आंसर लेना है। ठीक है, तो जीन पियाजे क्या मानते हैं? क्या उन्होंने कहा है कि प्रेक्षणात्मक अधिगम की प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए दूसरों का अवलोकन करके बच्चे सीखते हैं, या फिर बालक को उद्दीपन अनुक्रिया संबंधों के सावधानी पूर्व नियंत्रण के द्वारा एक विशेष तरीके से व्यवहार करने के लिए अनुबंधित किया जा सकता है? हम इस ऑप्शन को ही पूरा काट देंगे क्योंकि यहाँ पर उद्दीपन अनुक्रिया की बात आई है, स्टिमुलस रेस्पॉन्स की बात आई है। तो क्योंकि आप जीन पियाजे इस संदर्भ में कोई बात ही नहीं करते हैं, तो ये ऑप्शन हमारा कट जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, फिर बालक को पुरस्कार एवं दंड के सिद्धांतों के माध्यम से जब बच्चों को सिखाया जाता है तो ये भी अपने आप में नकारात्मक होता है, चाहे वो जीन पियाजे के द्वारा कहा गया हो, किसी के भी द्वारा कहा गया हो। अगर सिखाने की यहाँ पर बात आ रही है, अधिगम की बात आ रही है कि बच्चे सीखते कैसे हैं, उनका अधिगम कैसे होता है, या फिर उनके ज्ञान का निर्माण कैसे होता है, तो पुरस्कार एवं दंड के माध्यम से, यानी उन्हें पुरस्कृत करो और या फिर उन्हें पनिश करो तब वो सीखते हैं। तो ये भी हमारा जो है हमेशा आपको देखना है कि ये गलत सेंस में जाता है। ठीक है, फिर है ऑप्शन कि ज्ञान को सक्रिय रूप से, यहाँ पर एक एक आपको वर्ड को पकड़ना है कि कौन से मनोवैज्ञानिक ने ये कहा है कि बच्चे जो है किसी चीज़ को सीखते हैं तो उनका सक्रिय रहना बेहद ज़रूरी है। तो सक्रिय शब्द अपने आप में एफिशिएंट है, अगर आप ध्यान से चीज़ों को पढ़ो तो। ठीक है, तो ज्ञान को सक्रिय रूप से संरचित, यानी कि उसको वो फॉर्मेट करते हुए चलते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हुए चलते हैं, इसी वजह से इसको निर्माणवादी भी कहा गया है। तो क्योंकि बच्चे ज्ञान को खुद कंस्ट्रक्ट करते हैं सक्रिय रूप से रहकर, जैसे जैसे वे दुनिया के व्यवहार कौशल का प्रयोग करते हैं तथा अन्वेषण करते हैं। ठीक है, अनुभव करेंगे, एक्सपीरियंस करेंगे और चीज़ों को जो है सीखेंगे, उसी के माध्यम से उनके ज्ञान का निर्माण होता है, वो चीज़ों को जो है सीखते चले जाते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्लियर हुआ आपको? चलिए
अब यहाँ तक हमने जो है एक कॉन्सेप्ट को समझ लिया है। अब हम समझेंगे इनके द्वारा दिए गए अन्य कॉन्सेप्टों के बारे में। अगर हम बात करें तो उन्होंने कहा है, जीन पियाजे ने कहा है कि बच्चा जब चीज़ों को सीखता है तो वो किसी न किसी वातावरण में पल बढ़ रहा होता है। जैसे आप भी किसी वातावरण से घिरे हुए हो, मैं भी एक वातावरण में पली बड़ी हुई हूँ। आपके आने वाले बच्चे, आपके चारों तरफ आप जो बच्चे देख रहे हैं उनके चारों तरफ भी एक वातावरण है। वातावरण होता क्या है? वातावरण यही है, आपकी जो आसपास की जितने भी वस्तुएं होती हैं, चाहे आपका घर हो, माता पिता हो, चाहे आपके दोस्त हो, रिलेटिव्स हो, या फिर संस्थाएं हो, जैसे विद्यालय हो गया, जैसे बैंक हो गया, जैसे आपका कोई बाहर खेलने का मैदान, गार्डन, ये जो सब चीज़ें हैं ये आपके वातावरण के अंतर्गत आती है और इन्हीं से बच्चा घिरा हुआ है। इन्हीं को देखकर बच्चा सीखता है। तो एक वातावरण में रहकर ही वो अपने ज्ञान की संरचना करता है, और अगर वो वातावरण के अकॉर्डिंग अपने आप को नहीं ढालता है तो वो चीज़ों को नहीं सीख पाएगा, है ना। कोई बच्चा जैसे अगर हम कहे कि अमेरिका का वातावरण एक तरह से अलग है, यहाँ का वातावरण एक तरह से अलग है, वहाँ का कल्चर एक तरह से अलग है, यहाँ का कल्चर दूसरी तरह से देखे तो अलग है। तो ये चीज़ें अपने आप में अलग भी होती है और उसी तरीके से बच्चे के ऊपर प्रभाव भी डालती है। तो जब आप किसी वातावरण में, जो बच्चा है वो पल बढ़ रहा है, तो आपने आसपास की चीज़ों को देखकर वो उसको ऑब्जर्व करता है, अवलोकन करता है और अन्वेषण करता है, उसी से चीज़ों को सीखता है, उसके ज्ञान का निर्माण होता है। तो ज़रूरी है कि वो उसी के अकॉर्डिंग एडजस्ट हो जाए। ज़रूरी है कि बच्चा अपने वातावरण के अकॉर्डिंग एडजस्ट हो जाए और एडजस्टमेंट को अपने वातावरण के अनुकूल होने को ही यहाँ पर अनुकूलन कहा गया है, एडप्टेशन कहा गया है। ठीक है, पियाजे की भाषा में समझे तो उसको हम एडप्टेशन कहेंगे, अनुकूलन कहेंगे। तो जब बच्चा अपने वातावरण के अकॉर्डिंग अनुकूल होकर चीज़ों को सीख रहा है तो वो दो तरीकों से चीज़ों को सीखता है। पहला तरीका, यहाँ पर जब उसके ज्ञान की संरचना हो रही है, उसका ज्ञान का निर्माण हो रहा है, वो चीज़ों को सीख रहा है, तो वो क्या है कि वो दो माध्यम से चीज़ों को सीखता है। पहला क्या है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, आत्मसात्करण। आत्मसात्करण, ठीक है। तो हम इसे कहेंगे यहाँ पर आत्मसात्करण कहेंगे, या फिर हम इसे समावेशन कहेंगे, ठीक है, या फिर हम इसे समावेशन कहेंगे। ठीक, तो दो शब्दों से हम इसको जानते हैं, और अगर हम इंग्लिश में बात करें तो हम इसको बोलते हैं एजिमिलेशन। एजिमिलेशन, यहाँ ये जो मैं समझाने जा रही हूँ, यहाँ से आपके 100% क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं, और ये कॉन्सेप्ट बहुत ही अपने आप में इम्पोर्टेंट है। अगर आपने इसे समझ लिया तो पूरी जो पियाजे की थ्योरी से आपके क्वेश्चन आते हैं वो 100% क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो जब बच्चा चीज़ों को सीखता है, ज्ञान का उसका निर्माण होता है, तो वो दो तरीके से मतलब चीज़ों को सीख रहा है। पहला यहाँ पर है एजिमिलेशन। एजिमिलेशन वह प्रोसेस होता है जिसमें बच्चा अपनी पूर्व जानकारी में, अपने पूर्व अनुभव में नई जानकारी को जोड़ता है। पूर्व जो उसके पास में जानकारी है, जो उसके पास में अनुभव है, उसमें जो है वो नई जानकारी को क्या करता है, जोड़ता है। नई जानकारी को क्या करता है, जोड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको हर एक चीज़ क्या आएगी, प्लस के सेंस में आएगी, ऐड के सेंस में आएगी, कि वो क्या करता है, ऐड करता चला जाता है। जैसे कभी उसने देखा कि उसके पापा शर्ट के बटन कैसे लगाते हैं, तो वो देख रहा है, उस चीज़ को सीख रहा है, तो सीख लिया, उसके पास में ज्ञान आ गया। ठीक है, उसके ज्ञान की संरचना हो रही है। अनुकूलन, हमने देखा कि वो अपने पिता को ऐसे, मतलब उसको जो आसपास के वातावरण आपने समझ ही लिया है, उसके वो अगर घर में है, अभी छोटा है चाहे बड़ा है, ठीक है, छोटेपन में ही मतलब चीज़ें सीखनी स्टार्ट हो जाती है, तो वो क्या देख रहा है कि उसके पिताजी शर्ट के बटन कैसे मतलब लगाते हैं, तो उसी तरीके से उसने सीख लिया। उसके पिताजी चप्पलें कैसे पहनते हैं, जब भी घर से बाहर निकलते हैं तो फुटवियर पहन के निकलते हैं, वो देख रहा है। ठीक है, वो देख रहा है, तो उसने उस चीज़ को सीखा, उसी चीज़ को जो है सीखा। जब भी वो घर से बाहर निकलता है तो वो भी कोशिश करता है कि मैं अपने जो है फुटवियर पहनकर ही निकलूँ, चप्पलें पहनकर, स्लीपर पहनकर जो है निकलूँ।
ठीक। तो ये उसने एक छोटे से एग्जाम्पल से मैं आपको समझा रही हूँ। तो वो इसलिए क्योंकि वो देख रहा है, अवलोकन कर रहा है, तो वो यहाँ पर जो है उस चीज को एजिमुलेट कर रहा है, अपने अंदर समा रहा है। ठीक है, अपने अंदर समा रहा है। और अभी तक मतलब जैसे जैसे वो बड़ा होता चला जाता है वैसे वैसे नई जानकारी आती चली जाती है, नई चीज़ें वो सीखता चला जाता है, अपने प्रीवियस नॉलेज में वो नई नॉलेज को ऐड करता चला जाता है, और आगे जो है उसकी जानकारी, उसकी ज्ञान का निर्माण होता चला जाता है, ज्ञान की संरचना बनती चली जाती है। ठीक है, जिसे हम कहते हैं स्कीमा। ठीक है, उसका ज्ञान का निर्माण हो रहा है, उसकी ज्ञान की संरचना बन रही है। ठीक है, सूचनाओं का संग्रह है, संरचनाओं का जो सूचनाएं होती है उनके संग्रह को हम स्कीमा कहते हैं। स्कीमा का मतलब है यहाँ पर जानकारी का एक कलेक्शन, ग्रुप ऑफ नॉलेज। ठीक है, हम इसको कह सकते हैं। तो यहाँ पर बच्चा चीज़ें को सीखता चला जा रहा है, सीखता चला जा रहा है। इसको भी सबको जो है अलग अलग से समझेंगे। अभी एक मोटा मोटा तौर पर अभी समझ लेते हैं। ठीक है, उसके बाद से समायोजन क्या है, एकोमोडेशन क्या है। एकोमोडेशन अपने आप में एक सेंस में आप समझोगे इसे संशोधन। इसे क्या आप समझोगे, संशोधन। संशोधन मतलब चीज़ों को मॉडिफाई करना, चीज़ों को ठीक करना, चीज़ों में परिवर्तन करना, चेंज करना। मतलब जो उसने प्रीवियस नॉलेज ली है अभी तक, अब आपने देखा होगा नॉर्मली कि जब बच्चे ने ये तो सीख लिया है कि जब भी उसके पिताजी घर से बाहर निकलते हैं तो जो है स्लीपर पहन के निकलते हैं, ये तो सीख लिया है। ठीक है, तो वो भी उसी जो है व्यवहार को दोहरा रहा है, उसी व्यवहार को कर रहा है। ठीक, लेकिन होता क्या है, नॉर्मली आपने देखा होगा कि बच्चे अक्सर जो है स्टार्टिंग में जब स्लीपर पहनना शुरू करते हैं तो वो अक्सर उल्टा पहनते हैं। तो क्या वो सही जानकारी है? वो सही जानकारी नहीं है। अब उसे अपनी जानकारी में संशोधन करना पड़ेगा, अपने ज्ञान में जो उसने जो मतलब अभी तक ज्ञान लिया है उसे संशोधन करना पड़ेगा, उसे उसमें बदलना पड़ेगा, उसे चेंज करना पड़ेगा, उसे सही चप्पलें किस तरीके से पहनते हैं वो सीखना पड़ेगा। ठीक है, तब उसकी जानकारी क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी, उसका ज्ञान जो है संशोधित हो जाएगा, जिसे हम एकोमोडेशन कहते हैं। अपने आप को उसे अगर वो गलत तरीका अपना रहा है तो उसे अकोमोडेट करना पड़ेगा, उसमें चेंज करना पड़ेगा, उसे मॉडिफाई करना पड़ेगा। मतलब कई नाम से आपको यहाँ पर क्वेश्चन आ सकता है कि अगर एक बच्चा अपने तरीकों को बदल रहा है, फॉर एग्जाम्पल कि एक बच्चा लास्ट ईयर परीक्षा देने गया और उसने अपने परीक्षा में जो तरीका अपनाया उससे उसके मार्क्स कम रह गए, ग्रेड कम आए, तो इस बार वो अपने नंबर बढ़ाने के लिए अपने तरीके बदल रहा है, अपने पढ़ने का तरीका बदल रहा है। तो जब तरीका बदलने की बात आ गई, कुछ चेंज करने की बात आ गई, इसमें एक और क्वेश्चन आता है कि एक बच्ची पहले जो है चम्मच से मतलब खाना खाती थी, लेकिन अब उसने हाथ से भी खाना सीख लिया है, तो उसने अपने तरीके में बदलाव किया है। तो ये पियाजे के अनुसार क्या है, एजिमिलेशन है या फिर अकोमोडेशन है। तो जब तरीका बदलने की बात आए तो वो क्या है, अकोमोडेशन है, यानी कि जिसे हम कहेंगे कि वो समायोजन है। क्या है, समायोजन, यानी कि हमने समायोजन कर लिया है, अपने तरीकों को सुधार लिया है, अपनी जानकारी को ठीक कर लिया है, तो वो कहलाएगा क्या, अकोमोडेशन। आप इसे इंग्लिश में याद रखें तो ज़्यादा मतलब जो है अच्छे से याद रहेगा। तो वो कहलाएगा क्या, अकोमोडेशन, या फिर हम उसे कहेंगे समायोजन। लेकिन जब बात आती है कि आप जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं, आप ज्ञान का निर्माण कर रहे हैं, आपके पास में जो भी आप चीज़ें सीख रहे हैं, तो उसमें क्या है कि आपकी नई जानकारी उसमें जुड़ती चली जा रही है, आपके पास में ज्ञान मतलब जुड़ता चला जा रहा है। तो जब ऐड की सेंस आए कि यहाँ पर कुछ प्लस हो रहा है, कुछ जुड़ रहा है, यानी कि कुछ ज्ञान बच्चे का और बढ़ रहा है। ठीक है, तो जब बढ़ रहा है तो बढ़ने की सेंस आए तो वो प्रोसेस क्या कहलाएगा, एजिमिलेशन कहलाएगा। यानी कि अभी ज्ञान जो है उसका एक के बाद दूसरी के बाद, यानी उसने पहले मतलब जैसे कि टाइपिंग सीख ली है, कंप्यूटर चलाना सीख लिया है, ये सीख लिया, वो सीख लिया। ये जब चीज़ें इस तरीके से आए तो आपको यहाँ पर सेंस आपको आनी चाहिए ऐड की, और वो प्रोसेस कहलाएगा एजिमिलेशन। जब लेकिन बात आए उसको ठीक करने की, उस जानकारी को ठीक करने की, कि अभी तक जो जानकारी थी उसमें संशोधन करना है, उसे परिवर्तित करना है, या फिर उसे चेंज करना है, या फिर उसे मॉडिफाई करना है, या फिर उसे बदलना है, या फिर नया तरीका अपनाना है, तो वो प्रोसेस कहलाएगा एकोमोडेशन। और ये सब हो किस में रहा है,
ये सब जो हो रहा है, किस में हो रहा है? आपके स्कीमा में हो रहा है, जिसे हमने कहा है कि आपके मस्तिष्क को हमने कह दिया है संज्ञान, और उसमें जो ज्ञान निर्मित हो रहा है उस ज्ञान के समूह को, या फिर ग्रुप ऑफ नॉलेज, कलेक्शन ऑफ नॉलेज, या फिर सूचनाओं का संग्रह है, जितनी भी आपको जानकारी है उसको हम कहते हैं स्कीमा। ठीक है, जिसे मनोविज्ञान की या फिर पियाजे की भाषा में हम उसको स्कीमा कहते हैं। और आपके मस्तिष्क में जानकारी अगर गलत प्राप्त हो गई है, आपको उसे ठीक करना पड़ेगा, उसे सुधारना पड़ेगा। बच्चों को आप डांट डांट के चीज़ों को सुधारते हैं ना, ठीक करवाते हैं, तो वो क्या करते हैं उस समय पर आप उसको एकोमोडेट कर रहे हैं कि बेटा इसको ठीक करो, ठीक है, इसको ठीक करो। फिर होता क्या है कि फॉर एग्जाम्पल टीचर ने गलती से बता दिया आगरा कहाँ पर है, दिल्ली में है ना। टीचर ने गलती से क्लास में बता दिया कि आगरा कहाँ, आगरा वो मतलब ताजमहल कहाँ पर है, दिल्ली में है। ठीक है, तो उसके दिमाग में जानकारी चली गई है, उसके दिमाग में जानकारी चली गई है, तो उसने एजिमिलेट कर लिया है, अपने दिमाग में उसको समा लिया है। ठीक है, वो दिमाग में मस्तिष्क में चली गई, ठीक, यहाँ पर एंटर कर गई, एजिमिलेशन हो गया। लेकिन पता चला अगले दिन आकर क्लास में टीचर ने कहा अरे गलती से मैंने कल आपको बता दिया था कि ताजमहल जो है दिल्ली में है, दिल्ली में नहीं है, आगरा में है। तो अब वो जानकारी जो गलत है उसे ठीक तो करना पड़ेगा ना, उसे सुधारना पड़ेगा। तो जब सुधारना पड़ेगा तो वो एकोमोडेट आप कहलाओगे, ठीक है, उसको आप एकोमोडेट कहोगे कि नहीं नहीं वो गलत हो गया था। तो इसमें क्या होता है, थोड़ा सा मतलब डिसबैलेंस हो जाता है। बार बार जब नेक्स्ट टाइम बच्चे से पूछा जाएगा कि ताजमहल कहाँ है, तो एकदम से उसको जो पहले मतलब उसकी जानकारी थी उसे तुरंत याद आएगी कि दिल्ली में है, नहीं फिर कहेगा नहीं 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 मतलब जो है आगरा में है। ठीक है, तो ये अपने आप में जब स्कीमा में दोनों प्रोसेस के अकॉर्डिंग अंतर्गत थोड़ा डिसबैलेंस होता है, तो उसको बैलेंस करने का जो प्रोसेस होता है वो कहलाता है इक्विलिब्रेशन। इक्विलिब्रेशन यानी कि साम्य धारण कि वो चीज़ें धारण करने में, एक्सेप्ट करने में जो समय लगता है, जो प्रोसेस होता है, उसको हम साम्य धारण कहते हैं। साम्य धारण से क्वेश्चन इतना कभी नहीं आता है, ठीक है, क्वेश्चन आता है कहाँ से, एजिमिलेशन से, अकोमोडेशन से और स्कीमा से। ठीक है, ये तीनों प्रोसेस आप समझ गए होंगे। जहाँ से क्वेश्चन आता है तो किस तरीके से आपको जो है आंसर करना है ये भी आप समझ गए होंगे। इसको दोबारा से हम फिर समझेंगे, तो पहले हम क्वेश्चन यहाँ पर समझ लेते हैं, क्वेश्चनों को डील करते हैं। तो अनुकूलन आप समझ गए हैं, एडेप्टेशन हम किसे कहते हैं। बच्चा किसी वातावरण में रहकर उसके अनुकूल व्यवहार करना ही जो है अनुकूलन कहलाता है। उसके अपने वातावरण से जानकारियों को इकट्ठा करना ही अनुकूलन कहलाता है। ठीक है, तो ये यहाँ तक हमने समझ लिया है। अब इसको और अच्छे से जो है समझते हैं कि जीन पियाजे के सिद्धांतों के अनुसार अनुकूलन, एडेप्टेशन जिसे हम कह रहे हैं, अनुकूलन किन दो मूल प्रक्रियाओं को समाहित करता है, आपको ये बताना है। तो पहली है समायोजन व समावेशन, संतुलिनीकरण एवं संगठन, समायोजन एवं संतुलिनीकरण एवं समावेशन एवं संगठन। तो अभी हमने जस्ट पढ़ा है कि जो अनुकूलन है उसके अंतर्गत दो प्रोसेस आते हैं, जिसमें से एक है आपका एकोमोडेशन, दूसरा है एजिमिलेशन। यानी कि जिसे हम कहेंगे पहला है समावेशन और दूसरा है समायोजन। ठीक है, दो हम यहाँ पर पढ़ चुके हैं और दोनों को हम समझ चुके हैं। अब आगे मूव करेंगे, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि वातावरण के अनुसार स्वयं को ढालना। वातावरण के अनुसार स्वयं को ढालना कौन सा प्रोसेस कहलाएगा? जीन पियाजे के अनुसार कौन सा कहलाएगा? साम्यीकरण या फिर समायोजन या फिर अनुकूलन या फिर सहकारिता। तो आपको आंसर करना है, क्या हो जाएगा आपका? एडेप्टेशन। क्या हो जाएगा? एडेप्टेशन। यहाँ पर बच्चा अपने आप को वातावरण के अनुसार जो है ढाल रहा है, तो क्या हो जाएगा? एडेप्टेशन हो जाएगा। ये चीज़ें आपको क्लियर होती चल रही होगी। अब देखो यहाँ पर फिर से एक क्वेश्चन इस तरीके से आया है कि जीन पियाजे के अनुसार प्रारूप यानी कि स्कीमा आपके ज्ञान का जो निर्माण हो रहा है उसके ज्ञान के प्रारूप को हमने क्या कहा है?
ज्ञान के प्रारूप को हमने क्या नाम दिया है, स्कीमा दिया है। ठीक है, तो जो प्रारूप है, स्कीमा है, उसका निर्माण वर्तमान योजनाओं के अनुरूप बनाने हेतु नवीन जानकारी, पूर्व जानकारी में नवीन जानकारी में संशोधन और नवीन जानकारी के आधार पर पुरानी योजनाओं में संशोधन के परिणाम के रूप में घटित होता है। इन दो प्रक्रियाओं को जाना जाता है। यानी आप प्रीवियस नॉलेज में न्यू नॉलेज जोड़ रहे हैं, और दूसरा, अगर आपकी जानकारी गलत है, आप उसे संशोधित कर रहे हैं, उसमें संशोधन कर रहे हैं, उसे मॉडिफाई कर रहे हैं। तो ये दो प्रोसेस आपको जो है बताने हैं कि किसके अंतर्गत ये घटित होता है। तो समावेशन और अनुकूलन के, या फिर सामयिकरण का मतलब यहाँ पर क्या है, सामयिकरण का यानी कि इक्विलिब्रेशन। ठीक है, और संशोधन, या फिर समावेशन और समायोजन। ठीक है, या फिर समायोजन या फिर अनुकूलन। ठीक है, मैं इसकी इंग्लिश बता देती हूँ। तो समावेशन यानी कि एजिमिलेशन, अनुकूलन यानी कि अकोमोडेशन। ठीक, सामयिकरण यानी कि इक्विलिब्रेशन, और संशोधन यानी कि मॉडिफाई। तो ये तो बिल्कुल भी नहीं है। ओके, और समावेशन यानी कि एजिमिलेशन, और समायोजन यानी कि आपका अकोमोडेशन। ठीक है, ये दो प्रोसेस है जिसके अंतर्गत हम इस स्कीमा में जानकारी को जोड़ते हैं, और अगर वो गलत है उसे संशोधित करते हैं, तो वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है अकोमोडेशन। ठीक है, यानी कि जिसे हम समायोजन कहेंगे। ठीक, तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अभी तक हमने जितना कॉन्सेप्ट समझा है उससे संबंधित हर एक चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। अब आगे जो है मूव करते हैं। आत्मसातकरण एजिमिलेशन जो हमने अभी जस्ट समझा है, यानी कि जो हमने एडेप्टेशन समझा, उसके अंतर्गत आने वाला एक पहला प्रोसेस, जिसमें हम पूर्व जानकारी में नई जानकारी जोड़ते हुए बच्चा जो है अपनी जानकारी को कलेक्शन करता चला जाता है, अपने ज्ञान का निर्माण करता चला जाता है। तो आत्मसातकरण यानी कि एजिमिलेशन पूर्व ज्ञान में नए ज्ञान को जोड़ना आत्मसातकरण कहलाता है। अन्य शब्दों में, जब हम नए ज्ञान का अर्जन यानी कि उसको एक्वायर करते हैं, उसे आत्मसातकरण कहते हैं। बात क्लियर हो गई है ना। आत्मसातकरण में बच्चों में समस्या समाधान के लिए पूर्व में प्राप्त की गई जानकारी या फिर सीखी गई जानकारी मानसिक प्रक्रियाओं का सहारा लेती है। मानसिक प्रक्रियाओं का सहारा यहाँ पर, जैसे कि अगर हमारे सामने कोई समस्या है तो हम समस्या समाधान संज्ञान में हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, और अगर हमें किसी चीज़ की समीक्षा करनी है तो समीक्षा का भी एक जो है मानसिक प्रक्रिया के अंतर्गत आएगा। मानसिक प्रक्रिया यानी कि संज्ञान, यानी कि अगर हमें कोई जानकारी प्राप्त हुई है और हमें पहले से उसके संबंध में कोई जानकारी है, तो हम अपने मस्तिष्क का ही तो सहारा लेते हैं उसको ठीक करने में। समझ रहे हो। ठीक, तो आत्मसातकरण में बच्चों में समस्या समाधान के लिए पूर्व में प्राप्त की गई जानकारी या सीखी गई जानकारी मानसिक प्रक्रियाओं का सहारा बच्चा उसमें लेता है। ठीक है, ये बात आपको क्लियर हो गई। इसकी पीडीएफ के लिए आप एपी टीचिंग जो टेलीग्राम चैनल है उसको सब्सक्राइब कर ले, उस पर आप जो है आपको पीडीएफ मिल जाएगी। अब उदाहरण के रूप में यहाँ पर एक ये जो है एक अच्छा खासा मतलब चलता हुआ अभी तक जो चला आ रहा है वो उदाहरण है, लेकिन मैं आपको एक एग्जाम्पल देकर जो है समझा चुकी हूँ, जिसमें कि फॉर एग्जाम्पल बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल में कि एक बच्चा अपने पिताजी को देख रहा है कि जब भी वो बाहर जाते हैं या फिर जो है कहीं पर उठकर चलते हैं तो वो स्लीपर पहनते हैं, तो वो अपने पिताजी को देखकर सीख रहा है, बटन लगाना सीख रहा है, खाना कैसे खाते हैं ये सब सीख रहा है। तो वो जानकारी उसकी इकट्ठी होती चली जा रही है, और जब वो उसको दोहराता है, उसको करता है, ठीक है, उसको करता है, तो करने के दौरान कुछ गलतियां होती हैं, तो जब वो गलतियां वो करता है तो वो सीधी सी बात है उसमें जो है उनको संशोधित करता हुआ चलता है। ठीक है, ये सब प्रोसेस कहाँ चल रहा है, हमारे मस्तिष्क में चल रहा है, पहली बात। दूसरी बात, उसके जब वो पहली बार चीज़ों को देखता है अभी मतलब धीरे धीरे उसके कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। जैसे कि हमने पढ़ा है कि जैसे जैसे बच्चा जैविक रूप से मैच्योर होता चला जाता है, बायोलॉजिकली मैच्योर होता चला जाता है, भाई उसके जो है हार्मोन्स भी डेवलप होते हैं, उसके जो है बॉडी भी डेवलप होती है, उसका मेंटल लेवल भी डेवलप होता है। तो बायोलॉजिकली जैसे जैसे वो मैच्योर होता चला जाता है, बॉडी में मस्तिष्क में मैच्योरिटी आती चली जाती है, वैसे वैसे उसके कॉन्सेप्ट भी क्लियर होते चले जाते हैं।
पहले बच्चा हर एक मतलब दो पंखों वाले चीज किसी पक्षी को वस्तु या फिर किसी को देखकर ये समझता है कि उसको बता दिया गया कि ये क्या है, ये पक्षी है या फिर ये चिड़िया है, तो वो हर एक चीज़ को अगर वो दो पंखे वाले को देखता है, जैसे उसने एरोप्लेन को देख लिया तो वो उसको भी जो है एक पक्षी समझता है, एक चिड़िया समझता है। तो ये अपने आप में बचपन में ही मतलब ये चीज़ें रहती है, लेकिन जैसे जैसे वो बायोलॉजिकली जैविक रूप से बड़ा होता है, मैच्योरिटी उसमें आती है, तो उसके कॉन्सेप्ट क्लियर होते चले जाते हैं कि जरूरी नहीं है दो पंखों वाली जो चीज़ है वो चिड़िया या फिर पक्षी ही है, पक्षी ही हो या फिर वो हर एक पक्षी उड़ता ही हो। वो धीरे धीरे समझता चला जाता है कि ऐसा नहीं है। ठीक है, तो शुतुरमुर्ग भी जो है दो पंखों वाला होता है लेकिन वो उड़ नहीं सकता। तो ये कॉन्सेप्ट उसे धीरे धीरे जब वो बड़ा होता है उस तरीके से क्लियर होता चला जाता है। एरोप्लेन है तो वो सजीव है, निर्जीव है, ये सब तरह के कॉन्सेप्ट उसे क्लियर होते चले जाते हैं। ठीक है, बालकों के पूर्व ज्ञान के साथ अभी हमने यहाँ पर जो है समझा, बालकों के पूर्व ज्ञान के साथ नवीन ज्ञान को जोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी। अब उसके पास में प्रीवियस नॉलेज है और वो नई नॉलेज को जो है जोड़ रहा है, तो वो क्या कहलाएगा, एजिमिलेशन कहलाएगा, स्कीमा कहलाएगा, अनुधारणा कहलाएगा या फिर निरूपण कहलाएगा। तो वो क्या कहलाएगा, एजिमिलेशन कहलाएगा। इसमें तो कोई डाउट आपको रहा ही नहीं होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि एक घोड़े को देखकर एक 3 वर्षीय बालिका चकित होकर बोली कि वाह इतना बड़ा कुत्ता। अब वो घोड़े को देख रही है लेकिन वो 4 पैर है, उसके 2 कान है, उसको देखकर वो सोच रही है ये भी जो है कुत्ता है, ये भी जो है कुत्ता है, तो इतना बड़ा कुत्ता। तो जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार बालिका की यह प्रतिक्रिया किसका उदाहरण है। आत्मसातकरण यानी समावेशन, जिसे हम कह रहे हैं एजिमिलेशन, जिसे हम कह रहे हैं एजिमिलेशन, या फिर प्रतीकात्मकता, या फिर पदार्थ स्थायित्व, या फिर एस्थेटिक अनुकरण। तो बताइए, यहाँ पर अभी हमने समझा है, अब ये जो है हर एक चीज़ हमने क्लियर की है कि उसकी प्रीवियस नॉलेज में न्यू नॉलेज जुड़ती चली जाती है, और फिर जो है अभी वो संशोधित नहीं कर रही है, अभी उसने जो है उसे क्लियर नहीं हुई है चीज़ें, अभी तो सिर्फ उसने जो है उसे ज्ञान मतलब वो इकट्ठा कर रही है। तो अभी वो घोड़े को भी जो है कुत्ता समझ रही है, उसे इतना ही मतलब जो है नॉलेज है। उसको अगर बता दिया गया कि 4 पैर 1 पूंछ 2 कान वाला जो मतलब अगर कोई चीज़ दिखाई देती है तो वो पशु है वो या फिर कुत्ता है। ठीक है, तो उसने घोड़े को भी देखा, उसको भी वही सोचा, तो वो क्या है, उसकी प्रीवियस नॉलेज है, उसमें वो न्यू नॉलेज जो है ऐड कर रही है, तो वो क्या है, एजिमुलेशन है। ठीक है, अब आते हैं समायोजन पर। एकोमोडेशन, जब बच्चा प्राप्त की गई जानकारी स्कीमा में परिवर्तन या फिर संशोधन यानी कि अमेंडमेंट करता है तो वह प्रक्रिया समायोजन कहलाती है। दूसरे शब्दों में, एक बच्चा परिवेश में की गई नई विशेषताओं को अपने चिंतन यानी स्कीमा में, यानी उसके जो चारों तरफ परिवेश में घटनाएं घट रही है, तो वो उन नई विशेषताओं को, नई चीज़ों को जो उसने सीखी है अपने चिंतन यानी कि स्कीमा में सम्मिलित कर लेता है या समा लेता है, तो वह अपने स्कीमा में संशोधन कर रहा है, जिसे समायोजन कहते हैं। ठीक है, बात क्लियर हो गई, पहले भी हम समझ चुके हैं, अब तो पूरी तरह क्लियर हो गया होगा। ठीक, चलिए, जैसे एक बच्चे का साइकिल चलाने के पूर्व अनुभव, जैसे एक बच्चा है उसको साइकिल चलाना आता है तो उसका पूर्व अनुभव हो गया, अब क्या है उसके आधार पर वो स्कूटर चलाना जो है सीख रहा है। तो यहाँ पर उसने अपने तरीके में, उसको तरीका बदलना पड़ेगा ना, थोड़ा सा उसमें संशोधन करना पड़ेगा, तो तरीकों में बदलाव करना ही समायोजन यहाँ पर जो है कहलाता है। यह आपको क्लियर हो गया होगा पूरी तरह। ठीक, चलिए अब देखते हैं, जैसे यहाँ पर है एक बच्ची को उसके पिता चहलकदमी करा रहे हैं, मतलब अपने साथ साथ में घुमा रहे हैं। बच्ची जानती थी कि चिड़िया जैसी चीजें होती है, ठीक है, परंतु उसने कभी पतंग को नहीं देखा था। पतंग को देखकर उसने कहा, चिड़िया को तो देखो। उसके पिता ने कहा, यह एक पतंग है। यह उदाहरण क्या दिखाता है? यह उदाहरण क्या दिखाता है कि यहाँ पर जो है सम्मिलन है, समायोजन है, संरक्षण है, वस्तु का प्रदर्शन है। वहाँ पर तो उसने कुत्ते को मतलब घोड़े को कुत्ता बोल दिया, तो वो एज इट इज़ बना हुआ था, उसमें कोई संशोधन वहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा था। लेकिन यहाँ पर पिताजी ने उसकी जानकारी को करेक्ट किया है,
संशोधित किया है, उसे सुधारा है, उसमें परिवर्तन किया है। तो ये जो परिवर्तन है, ये जो संशोधन है, उसकी जानकारी को ठीक जो उसने किया है, तो वो क्या है? समायोजन है, एकोमोडेशन है। क्या है? एकोमोडेशन। ठीक है, क्लियर हुआ? अब समायोजन घटित होता है, समायोजन यानी कि अकोमोडेशन घटित होता है तब जब बच्चे अपने अनुभवों को वर्तमान स्कीमाओं में सम्मिलित करने के लिए उसका रूपांतरण करते हैं, या फिर बच्चे अपने वर्तमान स्कीमाओं में परिवर्तन करके नए अनुभवों के अभिप्राय को समझते हैं, यानी कि उसके मीनिंग को समझते हैं। या फिर बच्चे अपने स्कीमाओं को असंबद्ध खंडों में बांट देते हैं, या फिर बच्चे अपने मूर्त अनुभवों की जगह अमूर्त विषयों पर ध्यान केंद्रित करने लग जाते हैं। तो यहाँ पर इसका कोई संबंध नहीं है, इससे भी कोई मतलब नहीं है। अगर हम बात करें पहले ऑप्शन की, तो जब बच्चा अपने अनुभवों को वर्तमान स्कीमाओं में सम्मिलित करता है तो वो कहलाता है एजिमिलेशन, एजिमिलेशन। लेकिन यहाँ पर अकोमोडेशन से क्वेश्चन है, यानी कि जानकारी को ठीक करने से संबंध में है। तो बच्चे अपने वर्तमान स्कीमाओं में, यानी अभी उनके पास में जो जानकारी है वो क्या करते हैं? उसको परिवर्तित करते हैं, उसको ठीक करते हैं। तो परिवर्तित करते नए अनुभवों के अभिप्राय को समझते हैं कि इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है, इसका सही में जो है सही जानकारी क्या है। ठीक, नेक्स्ट है कि पियाजे के सिद्धांत में वह प्रक्रिया जिसमें एक बच्चा नए अनुभव का बोध करने के लिए अपने स्कीमा को रूपांतरित और संशोधित करता है, रूपांतरित करेगा, उसका निर्माण करेगा और उसे संशोधित जो है करता है। जब संशोधित करने की बात आ गई, आपको वर्ड पकड़ने हैं कि बोल क्या रहा है, तो क्या वो अनुकूलन है, या फिर वो समायोजन है, या फिर वो संरक्षण है, या फिर वो केंद्रीकरण है। ठीक है, तो वो क्या है? अकोमोडेशन है। संशोधन की बात आई है तो समायोजन है। ठीक है, क्या है? समायोजन है। चलिए, यहाँ पर हमने समझा है आज जीन पियाजे के संदर्भ में उन्होंने जो कॉन्सेप्ट दिए हैं अपने। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम स्कीमा को समझेंगे, स्कीम्स को समझेंगे और इक्विलिब्रेशन साम्य धारण को समझेंगे, उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को समझेंगे। ठीक है, तो और अन्य तथ्यों के बारे में समझेंगे, जो मतलब इसकी जितनी आलोचना हुई है उसके बारे में हम चीज़ों को समझेंगे, और ये जो सिद्धांत है वो शैक्षिक दृष्टि से कितना महत्वपूर्ण है ये हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी जितना भी हमने यहाँ पर कॉन्सेप्ट समझा है उसे आप एक बार रिवाइज कर ले, दोबारा से अगर नहीं समझ में आया तो दोबारा से समझने की कोशिश करें, और अभी जितने क्वेश्चन हमने समझे हैं उसको दोबारा से जो है डील करें। ठीक है, अपना आंसर जितने भी आपके करेक्ट हुए हैं वो ज़रूर जो है कमेंट बॉक्स में बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रखें अपना ख्याल। तो थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।